मेरा नाम अर्जुन मेहता है। मुंबई में काम करता था, एक प्राइवेट फर्म, अकाउंट्स का काम। दिसंबर 2021 में दिल्ली जाना था। फैमिली थी वहाँ। 3 साल बाद घर जा रहा था। फ़्लाइट महंगी थी, ट्रेन का टिकट लिया, राजधानी एक्सप्रेस। मुंबई सेंट्रल से रात को 5 बजे चलती थी और सुबह दिल्ली पहुँचाती थी। एक बात बताता हूँ, मैं अकेला नहीं जाता था अक्सर। बीवी थी, वो साथ आती थी। इस बार वो नहीं आई। उसकी माँ की तबीयत ख़राब थी। वो वहीं थी 3 साल से। मैं अकेला गया था। और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इसलिए ज़्यादा अजीब था कि कोई गवाह नहीं था मेरे पास। सिर्फ मैं था, सिर्फ मैंने देखा। राजधानी का एसी 2 टायर कंपार्टमेंट था, C4। कंपार्टमेंट में 4 बर्थ होती हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर। मेरी लोअर बर्थ थी, बर्थ नंबर 13। कंपार्टमेंट में बाकी 3 बर्थ पे 3 और लोग थे। एक उम्रदराज आदमी ऊपर था, एक छोटा सा लड़का अपनी अम्मी के साथ नीचे दूसरी साइड पे। ट्रेन चलती गई, रात होती गई। खाना आया, खाया, चाय पी। उम्रदार आदमी ऊपर सो गया था, छोटा लड़का अपनी अम्मी के साथ सो गया। मैं लेट गया, फ़ोन देखा, धीरे धीरे आंखें झुकने लगी। रात के करीब 11 बजे नींद आ गई। रात के करीब 1:45 बजे मेरी आंख खुली। कोई आवाज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं, बस आंखें खुल गईं। मैं लेटा रहा, ऊपर देखता रहा। ट्रेन चल रही थी, बाहर से पटरी की आवाज़ आ रही थी। कंपार्टमेंट की नीली नाइट लाइट थी, सब नॉर्मल। फिर मुझे लगा दूसरी लोअर बर्थ पे, जो कि लड़की की अम्मी की थी, कोई और भी था। पहले क्लियरली नहीं देखा। रात का अंधेरा था, नीली रोशनी हल्की थी। मैंने आंखें मसी, दोबारा देखा। दूसरी लोअर बर्थ पे अम्मी और लड़का सो रहा था और उनके साथ एक और फिगर थी। बर्थ छोटी होती है, 2 लोग मुश्किल से सोते हैं, यहाँ 3 थे। एक फिगर जो नहीं होनी चाहिए थी। मैंने सोचा आंखों का धोखा है, रात है, नींद से उठ के देख रहा हूँ, इसलिए नज़र आ रहा है मुझे ये। आंखें बंद की 2 मिनट, पर दोबारा देखा, वो फिगर अभी भी वहीं थी। मैंने टॉर्च निकाली, फ़ोन की टॉर्च, सीधा उस बर्थ पे मारी। एक औरत थी, लड़का था, 2 लोग, कोई 3 नहीं। टॉर्च बंद की, आंखें एडजस्ट करने दी रात के अंधेरे में। धीरे धीरे नीली रोशनी में देखा, वो फिर थी। मतलब टॉर्च जलाओ तो वो नहीं दिखती थी, मगर नीली रोशनी में वो नज़र आ रही थी। टॉर्च की वाइट लाइट में 2 लोग थे, नीली डिम लाइट में 3। ये चीज़ मेरे दिमाग ने प्रोसेस करने से मना कर दिया। मैंने दोबारा टॉर्च जलाई, 2 लोग। टॉर्च बंद की, 3 बार किया, हर बार यही हुआ। टॉर्च में 2, अंधेरे में 3। मैं उठा और बाहर निकला कंपार्टमेंट से और कॉरिडोर में खड़ा हो गया। ट्रेन चल रही थी, कॉरिडोर खाली थी, दोनों तरफ कंपार्टमेंट थे। कुछ में लाइट चल रही थी और कुछ में अंधेरा था। ठंडा था, एसी ट्रेन थी, बाहर पटरी की आवाज़ आ रही थी। मैं वहाँ खड़ा रहा, अंदर कुछ समझने की कोशिश करता रहा। जो देखा था वो एक्सप्लेन नहीं होता था। टॉर्च में 2, अंधेरे में 3। ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं था, ये कोई परिंदे की ट्रिक नहीं थी, ये कुछ और था। कुछ मिनट कॉरिडोर में रहा, फिर सोचा वापस जाना होगा। सामान अंदर था, वॉलेट अंदर था। वापस गया, दरवाज़ा खोला, कंपार्टमेंट में घुसा। नीली रोशनी थी, औरत और लड़का सो रहे थे, ऊपर वाले अंकल भी सो रहे थे। दूसरी बर्थ खाली थी। टॉर्च मारी, खाली। टॉर्च बुझाई, नीली रोशनी में देखा, वो मेरी बर्थ पे थी, सीधा मेरी जगह पे। मैं दरवाजे पे ही रुक गया। वो फिगर नीली रोशनी में मेरी बर्थ पे बैठी हुई थी, सीधा आंखें मेरी तरफ थी उसकी। टॉर्च जलाई, खाली बर्थ। टॉर्च बुझाई, वो वहाँ थी, मुझे देख रही थी। मैंने एक लंबी सांस ली, अंदर आया। दूसरी बर्थ पे वो औरत वाली खाली हिस्सा था साइड पे, वहाँ मैं बैठ गया। वहाँ से अपनी बर्थ देखी, टॉर्च बंद थी, नीली रोशनी थी। वो मेरी बर्थ पे अभी भी थी, लेकिन अब मुझे सीधा नहीं देख रही थी, साइड में देख रही थी, खिड़की की तरफ, जैसे बाहर देख रही हो। मैंने खिड़की की तरफ देखा, बाहर रात था, पटरी के किनारे पे दरख्त थे, अंधेरा था, दूर दूर तक कोई नहीं था। वो बाहर क्या देख रही थी? घंटे भर वहाँ बैठा रहा मैं। वो मेरी बर्थ पे थी, बाहर देखती रही, मैं उसे देखता रहा। कभी टॉर्च जलाई, खाली बर्थ, कभी बुझाई तो वो वहाँ है। रात के 3 बजे कुछ हुआ। कोई स्टेशन नहीं था बीच में, जिस जगह स्पीड धीमी हो गई। मैंने बाहर देखा, बाहर अंधेरा था, कोई स्टेशन नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, सिर्फ पटरी और जंगल। ट्रेन रुक गई पूरी तरह बीच में जंगल में। रात के 3 बजे ट्रेन में लोग जाग गए, आवाज़ें आईं, लोग कॉरिडोर में निकले।
ड्राइवर से कोई बात करने लगा। नॉर्मल चीज़ नहीं थी। ये ट्रेन बीच में बिला वजह नहीं रुकती। वो औरत जागी, लड़का जागा, अंकल ऊपर से झांकने लगे और मेरी बर्थ टॉर्च जलाई, खाली थी। टॉर्च बुझाई, नीली रोशनी में देखा, खाली थी। वो अब नहीं थी यहाँ पर। 20 मिनट ट्रेन वहाँ रुकी रही। कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, ड्राइवर ने कुछ नहीं बताया। फिर बिल्कुल अचानक ट्रेन चली, नॉर्मल स्पीड पे गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं अपनी बर्थ पे गया। हाथ ठंडे थे, नींद बिल्कुल नहीं थी। सुबह होने तक उसी बर्थ पे लेटा रहा, छत देखता रहा। सुबह दिल्ली पहुंचा, लोग उतरने लगे। वो औरत और लड़का निकले, अंकल निकले। मैंने भी सामान उठाया और निकला। प्लेटफॉर्म पे आके रुका मैं। सुबह की रोशनी थी, लोग थे, शहर था। अंदर से एक लंबी सांस आई। फिर मुझे एक चीज़ याद आई। रात को जब ट्रेन रुकी थी बीच में जंगल में, मैंने बाहर देखा था। कोई स्टेशन नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन एक चीज़ थी। पटरी के किनारे जंगल शुरू होने से पहले एक पुराना सा बोर्ड था, लकड़ी का घिरा हुआ, लेकिन अभी भी था। उस पर कुछ लिखा हुआ था। रात का अंधेरा था, दूर था, टॉर्च की रोशनी उस तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन एक लफ्ज़ देखा था मैंने, सिर्फ एक जगह का नाम था। दिल्ली स्टेशन पे उतरते ही पहला काम मैंने यही किया कि फ़ोन निकाला, उस जगह का नाम सर्च किया जो बोर्ड पे लिखा हुआ था। रात का अंधेरा, दूर था। सर्च किया, खजौरी जंक्शन, एक पुराना रेलवे स्टेशन था, राजस्थान के बॉर्डर के पास। सर्च रिजल्ट में एक विकिपीडिया एंटर थी, छोटी सी, पढ़ा, खजौरी जंक्शन 1987 में ऑफिशियली रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। वजह, एक बड़ी ट्रेन एक्सीडेंट। रात का वक्त था, एक एक्सप्रेस ट्रेन पटक गई थी वहाँ, सिग्नल फेलियर की वजह से। एक और ट्रेन सेम ट्रैक पे थी, वहाँ वो भी 27 लोग। स्टेशन बंद कर दिया गया था। ट्रैक वही रहा, ट्रेन्स गुजरती हैं उस जगह से, लेकिन स्टेशन ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता अब। और राजधानी का रूट मुंबई से दिल्ली, वो उसी जगह से गुजरता है। रात को वहाँ रुकती है बीच में, जो कि उसी जगह के करीब हमारी ट्रेन रुकी थी। तभी कुछ ना कुछ हमारी ट्रेन में हुआ। खैर, एक छोटा सा वाक़या था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है। ये कहानी पाकिस्तान के एक बहुत पुराने और तारीखी इलाके रावलपिंडी के पुराना किला में हुई है। ये इलाका वैसा ही है जैसे पुरानी जगह होती हैं, तंग गलियाँ, पुराने मकान और एक अजीब सी पुरानी महसूस होने वाली खामोशी। मैं अब अपनी 60s के आखिर में हूँ, यानी ज़िंदगी का बहुत हिस्सा देख चुका हूँ। मेरा बचपन रावलपिंडी में गुजरा, जहाँ की गलियाँ, बाज़ार और पुरानी इमारतें मेरी यादों का हिस्सा हैं। रावलपिंडी आमतौर पर किसी सुपर नेचुरल चीज़ या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए मशहूर नहीं है। यानी ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां लोग अक्सर जिन्नात या भूतों की कहानियां सुनाएं, मगर जो लोग वहां सालों तक रहे हैं, जो वहां की गलियां और पुराने मकान को अंदर तक जानते हैं, वो समझ सकते हैं कि हर जगह, चाहे वो कितनी ही आम क्यों ना हो, वहाँ कुछ अजीबो-गरीब वाक़यात ज़रूर होते हैं। कभी ऐसे वाक़यात जो सिर्फ़ एक इंतहाई डरपोक इंसान को महसूस होते हैं, और कभी ऐसे जो हर शख्स को बेचैन कर सकते हैं। ये कहानी भी एक ऐसी ही वाक़ये की है, एक ऐसे वाक़ये की जो शायद आम लोगों को सिर्फ़ एक अफसाना लगे, मगर जो मैंने खुद महसूस किया, देखा और जो झेला, वो सिर्फ़ मैं ही जानता हूँ। ये वाक़या 1962 का है, जब मैं सिर्फ 7 साल का छोटा बच्चा था, मासूम और हर चीज़ से बेपरवाह। उस वक्त बर्थडे जितनी शानदार नहीं हुआ करती थी जैसे आजकल होती हैं, बस घर वालों के साथ हल्का फुल्का जश्न, थोड़ी सी मिठाई और एक छोटा सा तोहफा मिल जाता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी नानी ने मुझे एक तोहफा दिया था, एक पुराना मेटल जैक इन दी बॉक्स खिलौना। ये वो खिलौना था जो उस ज़माने में आम मिलता था, एक छोटी सी डिब्बी जिसे घुमाने पर एक अजीब सा जोकर या कोई और चेहरा अचानक बाहर निकलता था। इस किस्म के खिलौने अक्सर छोटी उम्र के बच्चों को एंटरटेन करने के लिए दिए जाते थे, और ये खिलौने उस ज़माने में बहुत मशहूर भी थे, मगर मुझे बचपन से ही ये पसंद नहीं थे। इनका अचानक खुलना और जो भी चीज़ अंदर होती थी
उसका अचानक सामने आना मुझे अजीब लगता था, जैसे ये सिर्फ एक खिलौना ना हो बल्कि इसमें कोई छुपी हुई चीज़ हो। जिस वक्त मैंने ये तोहफा खोला, मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी, एक अनजान सी बेचैनी जो मैं उस वक्त समझ नहीं सका, जैसे कुछ ठीक नहीं था। लेकिन मैं सिर्फ एक छोटा बच्चा था, ना तो इतना समझदार था कि इसका एहसास का मतलब समझ सकूं, और ना ही इतना होशियार था कि इस बात का इजहार कर सकता। मेरी नानी ने मुझे प्यार से दिया था, और घर के बड़े बुजुर्गों का दिया हुआ तोहफा मना नहीं किया जाता। अगर मैंने कोई शिकायत की होती तो मेरी अम्मी मुझे अच्छा सबक सिखाती और शायद डांट भी पड़ जाती। इसलिए मैं चुप रहा, बस उस खिलौने को देखता रहा जो अभी भी मेरी गोद में पड़ा था। मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ एक मासूम खिलौना नहीं, बल्कि कुछ और भी हो सकता था, कुछ ऐसा जो मेरी ज़िंदगी का पहला डर बनने वाला था। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी नानी को ये खिलौना कहाँ से मिला, लेकिन एक बात तो तय थी, ये न्यू पैकिंग में नहीं था। ये बिल्कुल नए खिलौने जैसा नहीं लग रहा था, जिसमें चमक होती है, नए होने की खुशबू होती है। इसके किनारे थोड़े पुराने लग रहे थे, रंग हल्का सा उतरा हुआ था, और कुछ जगहों पर हल्के से निशान भी थे, जैसे इसे पहले भी किसी ने इस्तेमाल किया हो। मेरा अंदाज़ा है कि ये किसी पुरानी दुकान या कबाड़ खाने से लिया गया था, वहाँ से जहाँ पुरानी चीज़ें बिकती हैं जो कभी किसी और की मिल्कियत होती हैं, जिनका एक अपना गुजरा हुआ माजी होता है। उस वक्त ऐसे बाज़ार आम होते थे जहाँ पुरानी चीज़ें सस्ती मिल जाती थीं। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं था कि ये खिलौना पुराना था, मसला ये था कि मुझे नहीं पता था इससे पहले ये किसके पास था। ये खिलौना पहले किस बच्चे के पास था? क्या उसने इसे खुशी से खेला या इसमें कोई और कहानी छुपी हुई थी? क्या ये सिर्फ एक मासूम खिलौना था या इसके साथ कोई ऐसा राज भी जुड़ा हुआ था जो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था? उस वक्त ये बात सिर्फ एक छोटी सी सोच थी जो मेरे जहन में आई, मगर मैं इसका कोई मतलब नहीं समझ सका। मुझे सिर्फ ये महसूस हो रहा था कि इस खिलौने में कुछ अजीब सा है, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं लग रहा था, और यही वो शुरुआत थी जो मुझे एक डरनाक कहानी की तरफ ले जा रही थी। सालगिरह ख़त्म होने के बाद, जैसे हर साल होता था, मैं और मेरे वालिद साहब तोहफे मेरे कमरे में रख रहे थे। ये एक आम सी बात थी, जो भी तोहफे मिलते उन्हें संभाल कर एक जगह रख दिया जाता था। मेरा छोटा सा कमरा था जिसमें एक कोने में मेरा खिलौनों का संदूक रखा होता था। मैं याद से हर नए खिलौने उस संदूक में डाल देता था ताकि वो जगह जगह ना बिखरें और सब चीज़ें एक जगह पर रहें। जैक इन द बॉक्स भी मैंने वहाँ ही रख दिया। उस वक्त मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि ये कहाँ से आया था या मुझे इसका साथ कोई अजीब एहसास क्यों हो रहा था। बस इसे रख दिया और बाकी काम में लग गया। हमारे घर में एक पुराना रिवाज था रात को सोने से पहले रेडियो सुनना। हर रात खास कर डिनर के बाद सब घर वाले मिलकर किसी कहानी या किस्से को सुना करते थे। उस वक्त टीवी हर घर में नहीं हुआ करता था, लेकिन रेडियो का अपना एक असर था। उसकी आवाज़, उसके नतीजे और उसके मज़ेदार प्रोग्राम्स। हर रात की तरह आज भी हम सब रेडियो सुन रहे थे। जब रात के 8 बजे मुझे कहा गया कि अब ब्रश करूं और सो जाऊं, मैं अपनी यूजुअल रूटीन के मुताबिक वॉशरूम गया, ब्रश किया और जब वापस आया तो एक अजीब मंजर देखा। जैक इन द बॉक्स जो मेरा खिलौना मेरी नानी ने दिया था, मैंने अपने खिलौनों के साथ संदूक में रखा था। वो मेरे बिस्तर के पैरों की तरफ पड़ा हुआ था। मैं एकदम रुक गया। ये वहाँ कैसे आया? मुझे तो पूरा यकीन था कि मैंने इसे संदूक में रखा था, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद मेरे वालिदैन मजाक कर रहे हैं, शायद मुझे थोड़ा डराने या मजाक करने के लिए इसे निकाला होगा। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, बस हंसते हंसते उसे उठाया और बिस्तर के नीचे रख दिया। मुझे उस वक्त लगा शायद मैंने इसे खिलौनों के संदूक में नहीं रखा था,
या शायद गलती से बाहर ही गिर गया होगा। लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी, एक छोटी सी अजीब बात जो आगे चलकर एक बड़े खौफ को सिग्नल देने वाली थी। और फिर मैं आराम से सो गया, बेखबर इस बात से कि अगले कुछ रातों में क्या होने वाला था। अगले कुछ हफ्तों तक मेरी ज़िंदगी एक अजीब सी हालत में चलने लगी। हर रात जैसे ही मेरी आंख लगती, मैं खौफनाक सपनों की एक ऐसी दुनिया में चला जाता जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो मंजर इतने अजीब होते थे कि उन्हें लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। कभी मैं किसी अंधेरे तंग रास्ते में अकेला होता जहां हवा में सिर्फ सरगोशियां सुनाई देती हैं। कभी मुझे महसूस होता था कि कोई मेरे बिस्तर के बिल्कुल करीब है, मैं उस वक्त हिल भी नहीं सकता था। कभी सपने में जैक इन द बॉक्स का वो अजीब जोकर मुझे देखकर मुस्कुराता और उसकी मुस्कुराहट मुझे अंदर तक अजीब महसूस करवाती थी। अक्सर मैं रात को चीख कर उठ जाता था, पसीने में भीगा हुआ। कभी मेरी चीख इतनी ज़ोर से निकलती थी कि मेरे वालिदैन होशियार हो जाते। अम्मी भागती हुई कमरे में आती, मुझे गोद में लेती और पूछती क्या हुआ, क्या देखा। लेकिन मैं कुछ बता नहीं सकता था। मैं खुद नहीं समझ सकता था कि ये सब क्या हो रहा है। ये सिलसिला रोज़ होता रहा, हर रात एक नए सपना, एक नया खौफ। इतना कि मेरी अम्मी परेशान हो गई। उन्होंने सोचा कि शायद मुझे कोई बुरी नज़र लग गई है, ये शायद किसी चीज़ का डर अंदर बसा लिया है। पहले तो उन्होंने कुरान पाक की तिलावत की, मुझे कई आयात सिखाई और पानी पढ़ फूक कर पिलाया, मगर इससे कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। मेरी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। आखिर एक दिन अम्मी ने फैसला किया कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हम एक मशहूर डॉक्टर के पास गए। उन्होंने मुझे देखा, कुछ मेडिकल टेस्ट भी किए, लेकिन हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई बीमारी, कोई फिज़िकल मसला नहीं था। डॉक्टर ने कहा बच्चे को शायद कोई इमोशनल स्ट्रेस है, आप इसे एक बच्चों के साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। ये डर किसी गहरी वजह से हो सकता था। ये सुनकर अम्मी और भी ज़्यादा परेशान हो गई। एक 7 साल के बच्चे को कौन सा स्ट्रेस हो सकता है? लेकिन सच ये था कि मुझे खुद नहीं पता था। मुझे सिर्फ ये पता था कि हर रात एक ना एक तरीके से वो जैक इन द बॉक्स मेरे सपनों में वापस आता था। उस रात जब मैं डॉक्टर के पास से वापस आया तो सब कुछ अपनी इंतहा पर पहुंच गया। जैसे कोई देखता है कि सब्र का पैमाना ख़त्म हो गया हो, बस एक बूंद और गिरने की देर थी। शायद सुनने वालों को अब तक ये अंदाज़ा हो गया हो कि क्या होने वाला था, मगर उस वक्त मैं अब भी समझ नहीं पा रहा था। मुझे सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि कोई चीज़ मेरी ज़िंदगी में धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है और अब उसका असर और ज़्यादा बढ़ने लगा था। लेकिन इस रात सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ था। पहले मैं बुरे सपनों से उठता था, लेकिन इस दफ़ा कोई सपना नहीं था। मैं अचानक एक अजीब महसूसत की वजह से उठ गया, जैसे कोई कमरे में मौजूद था, जैसे कोई मेरे बिस्तर के करीब खड़ा हो, मुझे घूर रहा हो। मुझे महसूस हो रहा था कि कमरे की हवा भी अजनबी सी हो गई है, जैसे यहाँ कोई और भी है, कोई जो नज़र नहीं आ रहा था। मेरे बेड के पास एक छोटी सी लाइट थी जो कि जल रही थी, एक हल्का सा पीला उजाला जो अंधेरे को पूरा नहीं मिटा सकता था, मगर हर चीज़ को एक धुंधली शक्ल दे रहा था। उसकी रोशनी में मैंने देखा जैक इन दी बॉक्स दोबारा मेरे बिस्तर के पैरों की तरफ पड़ा था। मुझे साफ याद था मैंने इसे बिस्तर के नीचे रखा था। कोई इसे यहाँ कैसे ला सकता था? क्या मैंने नींद में उठकर इसे निकाला या फिर कुछ और था? मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। गर्मी के बावजूद मुझे वहाँ सर्दी महसूस होने लगी। मैं हलक से थूक निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गला खुश्क हो गया था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था और फिर जो हुआ वो सोचना भी नामुमकिन था। जैसे किसी हॉरर फिल्म का मंजर हो, वो पुराना जैक इन दी बॉक्स अपनी ही मर्जी से चलने लगा। डब्बे के साइड पर एक छोटा क्रैंक होता है जो घुमाकर म्यूज़िक बजाई जाती है। वो क्रैंक बिना किसी हाथ के धीरे धीरे घूमने लगा। हर बार जब वो घूमता एक अजीब सी पुरानी म्यूज़िक बजती
जैसे कोई बचपन का मासूम सा गीत। मगर इस वक्त ये सूरत बिल्कुल मासूम नहीं थी। उस सुर में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक सर्द महसूसत जो मुझे उस वक्त सिर्फ डर का एहसास दिला रही थी। मैं बिस्तर पर पत्थर की तरह जम गया। हर घूमने वाला क्रैंक के साथ मेरा सांस तेज होता जा रहा था और फिर म्यूजिक अचानक ख़त्म हो गया। डब्बे का ढक्कन ज़ोर से खुला और क्लाउन का सर एक झटके से बाहर आ गया। मुझे मालूम था कि ये होने वाला है। मैं पहले से तैयार था, लेकिन फिर भी मेरा दिल एकदम उछल गया, जैसे कोई अंधेरे में बैठे शख्स के सामने अचानक रोशनी हो जाए। एक तेज झटका जो पूरे जिस्म में महसूस होता है, लेकिन इस दफ़ा कुछ और भी था, कुछ जो पहले नहीं था। क्लाउन की आंखें बदल चुकी थीं। मेरे बिस्तर के सामने डब्बे के बिल्कुल पीछे एक लंबी स्याह शख्सियत खड़ी हुई थी, अंधेरे से भी ज़्यादा काली। एक ऐसी सूरत जो बिल्कुल बेहरकत थी, लेकिन इसकी मौजूदगी सिर्फ महसूस नहीं बल्कि देखी जा सकती थी। इसका सिर्फ एक नक्श नज़र आ रहा था, जैसे कोई धुंधली सी तस्वीर जो आंखों के सामने लहराए। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल वाजिया थी वो थी इसकी लंबी हाइट। मेरी सांसें अटक गईं। मैं एक मसीही घराने में पला बड़ा हूँ। बचपन से मुझे दुआ और इबादत का इल्म था, लेकिन मुझे उस वक्त तक किसी फरिश्ते या शैतानी मखलूक़ात के बारे में नहीं बताया गया था। मैं सिर्फ बच्चे की मासूमियत के साथ सिर्फ इतना जानता था कि अल्लाह की मोहब्बत हर चीज़ पर भारी है और दुआ का असर ज़रूर होता है। मेरी रूह कांप रही थी, मगर मैंने अपनी आंखें फ़ौरन बंद कर लीं और बिना किसी देर की ऊंची आवाज़ में दुआ पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही मैंने पहली दुआ के जुमले मुकम्मल किए, एक ऐसी चीख सुनाई दी जो मैं आज तक भूल नहीं सकता। एक चीख जो सिर्फ दर्द में डूबी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल रहा हो, तड़प रहा हो। कमरे में एक अजीब सा एहसास था। हर चीज़ हिलने लगी, जैसे ज़मीन भी इस चीख का बोझ महसूस कर रही हो। मैं आंखें बंद करके ज़ोर से दुआ पढ़ने लगा, मगर उस वक्त एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी, जैसे कोई तेज़ आग करीब आ रही हो। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ जानता था, मैं अपनी दुआ नहीं रोक सकता था। जब मैंने आंखें खोली तो वो स्याह साया बिल्कुल गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन एक और अजीब बात हुई। जैक इन द बॉक्स जो पहले खुला था, अब वो बंद हो चुका था। मैं थक गया था, मगर डर अब भी मेरे जिस्म में भाग रहा था। हर एक चीज़ जैसे वापस अपनी जगह पर आ गई हो, लेकिन कमरे की हवा अब भी बोझल थी, जैसे कोई बस अभी अभी यहाँ से गुजरा हो। हमारा घर बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर है और कमरे के बाहर एक पुरानी पतली गली थी। वही गलियाँ जो रावलपिंडी के पुराने इलाकों का हिस्सा होती हैं, जहाँ मिट्टी की बू रहती है और हर चीज़ में एक तारीखी कहानी छुपी होती है। मैं फ़ौरन अपनी खिड़की की तरफ भागा। मुझे और कुछ नहीं समझ आया, सिर्फ एक काम करना था, जैक इन द बॉक्स को बाहर फेंकना। और मैंने बिना सोचे समझे, बिना देर किए उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। मेरे जहन में बस एक ही सोच थी, ये नीचे गिर जाएगा, किसी पत्थर या सड़क से टकराएगा, एक ज़ोर की आवाज़ आएगी। लेकिन आवाज़ वैसी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। एक और चीज़ सुनाई दी, एक अजीब सी आवाज़, ऐसी जो रावलपिंडी के किसी भी पुरानी गली में सुनने को नहीं मिलती। जैसे परिंदे के बहुत बड़े पर हिलते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, मगर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। सिर्फ एक सर्दी की लहर महसूस हुई, ऐसी सर्दी जो सिर्फ मौसम की नहीं होती बल्कि किसी और चीज़ की होती है। मैं फ़ौरन खिड़की बंद करके बिस्तर में छुप गया और फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि कोई वहाँ कहीं ना कहीं अब भी था। मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि लोग समझ सकें कि इस दुनिया में सिर्फ वही चीज़ें नहीं जो हम देख सकते हैं, बल्कि ऐसी क़ुव्वतें भी मौजूद हैं जो हमारी सोच से बाहर हैं। अक्सर लोग ऐसे वाक़यात को अफसाना समझते हैं, मगर जो गुज़ार चुका हो सिर्फ वही जानता है कि ये सब इतना हकीकत के करीब होता है। अगर आप कभी ऐसी क़ुव्वत का सामना करें तो कभी भी डर का इजहार मत करें। ये मखलूक़ात डर से ताकत लेकर और मज़ीद बढ़ जाती हैं।
लेकिन अगर आप हौसला दिखाएं, अगर आप दुआ या किसी भी रूहानी तरीक़े का इनसे मुकाबला करें तो ये कमज़ोर हो जाती हैं। मुझे आज भी वो रात याद है, वो जैक इन द बॉक्स, वो स्याह साया, वो गाना। मगर उस वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर डाल दी थी। आज मैं एक काउंसलर हूँ और सालों से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ, बहुत सी फैमिलीज़ के मसले हल कर चुका हूँ। मुझे यही सीखना था और यही सबको बताना चाहता हूँ। अगर आप भी कभी किसी तारीख सायका या रूह का सामना करें तो बस एक बात याद रखना, डर मत दिखाएं और उन्हें साफ साफ कह दें ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।